इशू पर ध्यान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जानते हैं दो बड़े मुस्लिम देश हैं, पहले पाकिस्तान और उसके बाद अब बांग्लादेश, दोनों चोंच मिला रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश ले रहे हैं। लेकिन खाड़ी देशों में या मुस्लिम देशों में भारत की उपस्थिति क्या है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति क्या है, उनके सम्मानों का जिक्र कर लेते हैं। देश आप देखिए, अफगानिस्तान, साल 2016 मोदी को कौन सा सम्मान मिला? आमिर अमानुल्लाह खान का अवार्ड, ये एक सम्मान मिला। और मैं आपको बताता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से सम्मान मिले। देश था सऊदी अरब, साल 2016 मोदी को सम्मान मिला सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मान, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान है खाड़ी देशों का। एक और सम्मान मिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बहरीन ने यह सम्मान दिया, साल 2019 अगस्त में यह सम्मान दिया। सम्मान कौन सा था? किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा। एक और सम्मान, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान दिए गए हैं उनका जिक्र कर रहा हूं। देश कौन सा था? यूएई। साल अगस्त 2019 मोदी को एक और सम्मान मिला खाड़ी देश के द्वारा, ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सम्मान यूएई का। यह बड़े सम्मान है जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं कि क्यों बेहतर उपस्थिति देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। मिस्र, साल 2023 जून में यह सम्मान मिला। सम्मान कौन सा था? ऑर्डर ऑफ द नाइल। यह बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। इन सम्मानों का जिक्र कर रहा हूं, खाड़ी देशों में उपस्थिति भारत की, नरेंद्र मोदी की। एक और सम्मान, अफगानिस्तान, साल 2016 आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, वो सम्मान मिला है। मिडिल ईस्ट में भारत अपनी उपस्थिति क्यों दर्ज कर रहा है, ये क्यों जरूरी है? उन तमाम राष्ट्रों में जो कि मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहां पर उपस्थिति देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। भारत के खिलाफ बहुत सारे देश साजिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश, ये तमाम राष्ट्र हैं जो साजिश कर रहे हैं। और उनका जवाब भारत की कूटनीति से, भारत की रणनीति से और देश की उपस्थिति से होगा। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं कुवैत में। एक मुलाकात हो गई है, क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात होने वाली है। यह महत्वपूर्ण मुलाकात है। हालांकि 43 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत में उपस्थिति दर्ज कर रहा है। कुवैत क्यों जरूरी है? वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो जीसीसी का अध्यक्षता कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, मुस्लिम देशों का एक संगठन जिसकी वो अध्यक्षता कर रहा है। व्यापारिक दृष्टि से और दोस्ताना संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में मायने क्या है, चर्चा करेंगे। डॉक्टर धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं, आकाश जिंदल बताएंगे कि कुवैत के साथ अगर भारत ये बैठक कर रहा है तो इसके आर्थिक तौर पर मायने क्या होंगे, और जयंत कृष्णा, विदेशी मामलों के जानकार। सबसे पहले जयंत कृष्णा के पास मैं चलूंगा। जयंत जी, अगर देश के प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे हैं 43 साल बाद, अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा है, ये तब जब बांग्लादेश और पाकिस्तान काहिरा में बैठकर D8 मुस्लिम देशों की बैठक में चोंच मिला रहे हैं। वो भारत को कैसे घेर सकते हैं प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। और यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देश में, मुस्लिम देश में उपस्थिति दर्ज कर कर उनके प्लानिंग पर पानी फेर रहे हैं। कैसे, जरा बताएं। जी, मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये आपने सही बताया कि करीब 43 इयर्स के बाद में इंदिरा गांधी लास्ट प्रधानमंत्री थी जो गई थी कुवैत। उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। और सिर्फ कुवैत ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के सभी देशों से भारत के संबंधों में बहुत सुधार हुआ है। और अगर आप कुवैत को, आप आज की विदेश नीति को अगर आप आर्थिक दिशा से देखें तो जो इंडिया है वो कुवैत के टॉप मोस्ट ट्रेड पार्टनर्स में से है पूरी दुनिया में। करीब $10 बिलियन वर्थ का ट्रेड होता है कुवैत और इंडिया के बीच में। और एनर्जी के लिए वो बहुत ही जरूरी है, खास तौर से जो क्रूड ऑयल है और एलपीजी, दोनों के लिए वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर आप अब पाकिस्तान और बांग्लादेश देखें, क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो तो मुझे लगता है कि एक दूसरा पहलू है। लेकिन हम दोनों के जो कुवैत और भारत के जो रिश्ते हैं वो इससे और मजबूत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। जो आमिर हैं कुवैत के, शेख नैशाल, उनके साथ मीटिंग है, क्राउन प्रिंस के साथ मीटिंग है।
और ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, इसका बिल्डअप काफी दिनों से चल रहा था। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोदी की यूएस में भी मीटिंग हुई थी, जब वो लोग यूएन जनरल असेंबली के सेशन में सितंबर में 2024 में गए थे। और इसके अलावा भी जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुवैत के, वो भारत आए थे अगस्त में। और सॉरी, जो हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो कुवैत गए थे अगस्त में। उसके बाद दिसंबर में, अभी कुछ ही दिनों पहले, कुवैत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे। तो ये काफी दिनों से इसका बात चल रही है। और सिर्फ एनर्जी को ना देख के ओवरऑल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और कृषि के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कल्चर, जो संस्कृति है उसके क्षेत्र में और मजबूत सुधार होंगे। और इसके बीच में वर्किंग ग्रुप्स बनने की भी पूरी संभावना है। हाइड्रोकार्बन जो एनर्जी का मोटा मोटा एक क्षेत्र है, जी। और हेल्थ, इसके इसके और इसके बीच में, इसके लिए तो ऑल पहले से समझौते थे और पहले से काम साथ में चल रहा था। लेकिन ये नए एरियाज का जो काम आगे वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, ये एक बहुत अपने बात में बहुत ही मजबूत चीज है। और हम ये भी ना भूलें कि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, उसमें उसका करंटली जो है, वो जो कुवैत है, वो उसका चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी बोलते हैं वो है। तो ये अपने आप में बहुत जरूरी चीज है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अभी ये सरकार की तरफ से इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और गल्फ कंट्रीज और खासतौर से कुवैत और इंडिया के बीच में क्या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, क्या उसकी उसकी बात की भी कुछ पहले बात हुई है। लेकिन कुछ अगर और आगे बात जी। बढ़े, तो जी। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असल में कुवैत वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि जीसीसी, जो कि काफी महत्वपूर्ण काउंसिल है, जिसका जिक्र अभी कृष्ण साहब भी कर रहे थे। मेरे साथ सुरेश गोयल साहब, कूटनीतिक दृष्टि से अगर ये मुलाकात हो रही है तो कितनी महत्वपूर्ण? जी, मैं जो आजकल के अगर मैं जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वेस्ट एशिया में, खास तौर पर सीरिया में, और उसमें जो हुआ है, उसमें मैं सऊदी अरेबिया और तुर्की को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। और ये दोनों ही देश अगर देखा जाए तो कुवैत के नेबरिंग कंट्रीज हैं ये। हम्म। और समझता हूँ कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते कुवैत की जो आजकल के हालात है सीरिया में और मिडिल ईस्ट में, गाजा को मिला करके, उसमें उसकी काफी अहम भूमिका रहेगी। हम्म। ये सही कही है कि ये चीज कोई आज की नहीं है। कुवैत से हम अपने जो रिश्ते बढ़ाने के लिए, काफी अच्छे करने के लिए, काफी पहले से मेहनत करते रहे, काफी पहले से बातचीत होती रही है। हमारे विदेश मंत्री वहां गए, कुवैत के विदेश मंत्री यहाँ पर आए, क्योंकि 4-5 चीजें ऐसी हैं मैं समझता हूँ कि जिनके ऊपर हम दोनों मिलकर के एक ग्लोबल नजरिया बना सकते हैं। जी। पहले तो अगर हम देखें, मिडिल ईस्ट में खास तौर पर ये जो आज ईरान का रोल जो थोड़ा सा पहले से खतरे में पड़ा है, या मैं कम तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक खतरा है कि ईरान का रोल शायद कम हो जाए। तो ईरान का रोल कम होते ही टर्की का जो रोल बढ़ेगा हम्म। और जो गल्फ का रोल बढ़ेगा, वो काफी अहम है। और अगर हमें समझना है तो उसमें भारत और कुवैत के संबंध को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जी। व्यापारिक से भी और सामरिक दृष्टि से भी। ये जी। दोनों ही अहम हो जाते हैं। दोनों ही अहम हो जाते हैं। आकाश जिंदल मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश जिंदल साहब, बांग्लादेश की स्थिति है, पता नहीं बांग्लादेश को आखिर क्या हो गया, भारत से चिढ़ गया, परेशान हो गया, लेकिन वो अपने तमाम एक्टिविटी, हरकतें या कूटनीति कहें इसे, चाइना के साथ, पाकिस्तान के मिल के साथ जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। वहाँ का सबसे बड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, खत्म हो रहा है, जर्जर हो रहा है, और उसका फायदा अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी को मिल रहा है तो वो भारत को मिल रहा है। तमाम ऐसे जो कंपनीज हैं वो भारत की तरफ रुख कर रही हैं। लेकिन आपदा में अवसर खोजना, इसी को कहते हैं कि एक तरफ जहां पर दो मुस्लिम देश अपनी रणनीति बना रहे हैं, आप खाड़ी देशों में जाएं, अपनी उपस्थिति बढ़ाएं, और मुझे लगता है कि केवल यही एक देश है, 2014 के बाद यही एक देश छूट गया था जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए और वहां पर भी पहुंच गए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। मनोज, आपने बहुत सही कहा। ये मेरे हिसाब से बहुत ड्यू था।
देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी। इस समय कुवैत के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है हम सब जानते हैं किस तरह का है। एनर्जी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर है, हमें गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है, लेकिन जीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर आपने बात की, शुरुआत की बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश को तो जो कुछ उन्होंने पिछले 4 महीने में किया उसका तोहफा मिल चुका है। बांग्लादेश के अब लोगों को एक दिन अपनी सरकार से पूछना कि 4 महीने पहले उन्होंने एक सरकार गिराई थी कि नई सरकार आएगी, उनके सारे सपने पूरे कर देगी, और 4 महीने में क्या क्या सपने उनके चकनाचूर किए हैं उनकी नई सरकार ने, हर बांग्लादेशी जानता है। क्या उनका व्यापार है, क्या उनका एक्सपोर्ट्स है, क्या उनकी जीडीपी ग्रोथ है, और किस तरीके की उनके साथ जहां एफडीआई की कुछ प्रपोजल भी चल रही थी जो ज्यादातर टीवी पे डिस्कस नहीं होती, उनका क्या हश्र हुआ है बांग्लादेश में, उनकी जनता उनकी सरकार से पूछेगी, उनके हुक्मरानों से पूछेगी। तो इसलिए मुझे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की चिंता कम होती जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है। अब तो जरूरत है कि बांग्लादेश के लोग अपने हुक्मरानों से पूछे कि आपने 4 महीने में क्या हमारा बंटाधार कर दिया, क्या कबाड़ा कर दिया उनकी इकोनॉमी का, जो उन्होंने बुरा हाल किया है। इधर हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ही बढ़िया है जो ये कुवैत विजिट है, और साथ ही साथ जिस तरीके से टाइज स्ट्रेंथन हो रही है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को हम किसी भी तरीके से अंडरमाइन नहीं कर सकते, बहुत बहुत रेलिवेंट है। और साथ ही साथ आज कुवैत हो या जीसीसी, वो भी हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे, क्योंकि सबको पता है आज हिंदुस्तान भी छोटी मोटी पावर नहीं। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और दर्शकों को बता दूं 4th बिगेस्ट इकोनॉमी तो कुछ महीनों में ही हम बनने की संभावना रखते हैं, क्योंकि जापान और जर्मनी दोनों ही इकोनॉमीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो अभी जो है जर्मनी जापान से आगे निकल गया है, वो 3rd है, जापान 4th है, तो 4th तो हम किसी भी टाइम बन सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ हमारे जैसी किसी की है ही नहीं, 8.2% जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में जो हमने दिखाई है। कहने का मतलब ये है कि आज कुवैत और जीसीसी के लिए भी हिंदुस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। हिंदुस्तान और इसीलिए अपनी भारत उपस्थिति वहां पर देना जा रहा है, क्योंकि कुवैत छूट गया था, वहां पर दौरा नहीं हुआ था, द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी, तमाम मुद्दों को लेकर तो मुलाकात हो रही है। प्रियंका जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या कहेंगी इस यात्रा को लेकर? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक पुराना गाना था कि गैरों पे करम अपनों पे सितम। आप देखिए कि मणिपुर पे हालात ऐसे थे कि लगा था कि अब प्रधानमंत्री जी सबसे पहले अगर कहीं दौरा करेंगे तो 28 राज्यों में से एक राज्य मणिपुर जाएंगे। जिस मणिपुर में आग लगी हुई है, जिस मणिपुर में आज भी शांति नहीं है, जिस मणिपुर के जो है विधायक वो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, सांसद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब मणिपुर पर भी कुछ जो है सुध लीजिए, वरना सारी इकोनॉमी जो आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बातें कर रहे हैं वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मणिपुर में कुछ बचेगा ही नहीं। मणिपुर पर जो प्रधानमंत्री जी की, मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने को लगता है कि मुझे जाना भी चाहिए या कोई विशेषता उसको विशेषता कोई भी एक वो अपना, मतलब मुझे लगता है कि पूरी तरीके से वो बचना चाहते हैं उस पर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अमित शाह जी ने जो स्पीच दी, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर आज जो बहुसंख्यक समाज है, वो बहुजन समाज पूरी तरीके से आक्रोश में। हम चर्चा कुवैत की कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की कर रहे हैं, क्योंकि आपने मणिपुर का जिक्र किया, आपकी बात सही थी कि मणिपुर जाना चाहिए था, लेकिन ये अचानक आप संविधान पर पहुंच गए, अमित शाह पर पहुंच गए, ये मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं वो पूरी बात कर नहीं पाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब आपके देश में लोग पूरी तरीके से आक्रोशित हैं, जगह जगह पर आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जगह जगह आक्रोश है, तो सबसे पहले आपका धर्म ये बनता है कि आप उनको शांत करिए। आप बताइए आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है। डॉक्टर धनंजय, ये बड़ा सवाल प्रियंका जी ने उठाया है। प्रियंका जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि आप मणिपुर नहीं जाते हैं और कुवैत चले जाते हैं, तमाम दूसरे देशों में चले जाते हैं। आपका और दूसरी चीज की मैं और बात कहूंगी आपको कि जिस तरह से बांग्लादेश की बात धनंजय जी, मेरे ख्याल से डॉक्टर धनंजय मेरा नाम है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई मनोज। मेरे ख्याल से डॉक्टर धनंजय मेरा नाम है, और एंकर को इतना राइट होना चाहिए कि एंकर जिसको कहे वही बोले। और जहां तक मैं कह रहा हूं भाई साहब कि आज हम लोग बैठे थे, युधिष्ठिर ने कहा था वयम पंचाधिकम शतम, कि हम 5 नहीं 105 हैं। जब समाज की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तो सारा देश एक हो जाता है। लेकिन स्वरों से संबंध रखने वाली कांग्रेस को भला कौन समझाए कि विदेशियों अपनों पे सितम और गैरों पे करम कितना आपका है, और उसके इसलिए आपको कितनी शर्म आती है और देश कितना शर्मसार करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में सोनिया गांधी भाई साहब तस्वीर को एडिट करके सरोज की फोटो लगा रहे हैं। आप गलत बात है, उसका शर्म नहीं आई थी आपको भाई साहब?
भाई बहन बहन आप महिला हैं, मैं आपको बेशरम नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप अपने समय में बोलिए, इतना तो निवेदन कर सकता हूं। आप कह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने धनंजय जी कह भी दिया और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता। मैं वही कह रहा हूं कि अगर अपने समय में बोले, जब बहन बोल रही थी तो मैंने एक शब्द बोला क्या आई, आपने इनसे सवाल कुवैत पर पूछा, ये चली गई मणिपुर, ये चली गई बाबा साहब पर, सवाल आपने कुवैत पर पूछा, आपने मुझे दिल्ली पर कुवैत के लिए बुलाया, मैंने बावजूद इससे कुछ नहीं बोला। इस देश के नागरिक होने के नाते, विपक्ष की पार्टी की आवाज होने के नाते मैं मणिपुर पर ना बोलूं, आपका तो यही मंशा है, इसीलिए आप मणिपुर पर चर्चा नहीं करते। चर्चा नहीं हुई है क्या? मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई है? आप ये बताइए, मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई है? नहीं, भाई साहब, अगर यही सब करना है सुमित जी, तो आप इसी पर बात कर लीजिए। आज मणिपुर पर ही बात कर लेते हैं, आज मणिपुर पर ही बात कर लेते हैं, बाबा साहब पर ही बात कर लेते हैं। आप तय कर लीजिए ना, आप गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? आप तय कर लीजिए बात किस पर करना है। मैं सच हूँ, मैं तैयार हूँ, आप किस पर बात करना चाहते हैं। वापस आए, उसके बाद अडानी जी आए, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। अच्छा प्रियंका जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। 43 साल में इंदिरा गांधी के बाद 1981 के बाद कोई प्रधानमंत्री कुवैत नहीं पहुंचा, तो क्या कुवैत नहीं जाया जाए? आपका ये कहने का मतलब है सारी चीजें छोड़ के पहले मणिपुर चले जाएं, सारा काम छोड़ के पहले जो संसद में पंचायत हुई, देश के तमाम माननीय वहां पर जनता का कामकाज करने की बजाय वह हंगामा काट रहे हैं, तो सबसे पहले उसको निपटा लिया जाए, बाकी सारे काम छोड़ दिया जाए। अरे भाई साहब, मैं ये कह रही हूँ पिछले 10 साल में कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता है। कांग्रेस को इस देश से द्वेष है, ये संदेश है कांग्रेस का। इस देश के और देशवासियों के से कांग्रेस पार्टी ने शुरू से बाबा साहब के साथ भी अपमान किया, बाबा साहब का भी लगातार अपमान करते रहे, संविधान का लगातार अपमान करते रहे, देश के समाज का अपमान करते रहे, गरीबी हटाओ का नारा देकर के गरीबों का शोषण करते रहे, दलितों का दमन करते रहे, जवाब ले लीजिए मेरा। समझते रहे। नहीं, लेकिन धनंजय जी एक बात ये भी कहना चाहता हूं ना कि बार बार जब भी देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो मैंने देखा है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब मणिपुर नहीं गए। अरे एक बार मणिपुर चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? वो भी तो आपका राज्य है ना, चले जाइए। नहीं, एक मिनट, आज मुझे 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। ये तय हो जाए कि अगर मणिपुर पर बहस करना तो अभी मैं मणिपुर पर ही बहस कर लेता हूं, या बाबा साहब पर करना है नहीं, नहीं कर, देखिए विपक्ष नहीं करने देगा। एक मिनट, अगर आप मणिपुर चले जाते तो हम लोग कुवैत पे चर्चा करते। एक मिनट, सोरोस पर करना है तो सोरोस पर कर लेते हैं, संविधान पर करना है संविधान पर कर लेते हैं, कुवैत पर करना है तो कुवैत। मैं कोई राहुल गांधी छाप बातें नहीं करता हूं, जिनको राहुल की कभी कुछ कहूं, कभी कुछ कहूं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप बाहर से आके कभी देश को बताते हैं कि आपने क्या किया। ऐसी घटना, मैं एक विषय पर आप बात कर लीजिए, आप बताइए कि क्या मणिपुर पर, अरे आप बताइए ना कि कौन कौन से हितों को साधने गए, कौन कौन से जो है देश को हित मिलने वाले, आप बताइए, बैठ के चलिए कुवैत पे भी चर्चा कर लेते हैं, आप बता दीजिए। मनोज जी, ये मेरा टॉपिक है। धनंजय जी, कुवैत पर चर्चा करने के लिए प्रियंका जी तैयार हो गई है। चलिए देखिए, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है धनंजय जी, तो अब कुवैत पर चर्चा कर लीजिए, कुवैत पर जवाब दे दीजिए। प्रियंका जी, आपको कुवैत के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में, ऊर्जा के बारे में, आपको कूटनीति के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, खाड़ी देशों के बारे में जो पूछना है पूछ लीजिए। धनंजय जी आपके सामने बैठे। सबसे पहले तो आपने बांग्लादेश का नाम लिया, तो मैं बांग्लादेश पे ही पूछ लेती हूँ कि भाई साहब, बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन रह रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया, आप यही बता दीजिए। कौन सी आवाज उठाई, और प्रधानमंत्री जी क्यों डरते हैं वहां बोलने से। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई देखिए, भारत एक बड़ा बाजार है, भारत एक बड़ा बाजार है, और यहाँ फल, अनाज और यहाँ का जो लेबर होता है वो पूरे सभी देशों में जाता है, इसलिए हम किसी से कम नहीं। कोई अगर हमारी इज्जत करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है, तो हम उस लायक हैं, इसलिए लोग करते हैं। बाकी बात रही कि आप प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, वहां देश के हित कौन कौन से हैं, क्या क्या वहां पर समझौते करते हैं, उससे क्या क्या लाभ होता है, इन सारी चीजों के बारे में रखिए ना। आप बता कुछ पा रही है, आप सोरोस पे चले जा रहे हैं, आप यहाँ चले जा रहे हैं, आप उधर चले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं करते। आप लौट के आते कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बता दीजिए। डॉक्टर धनंजय जवाब दे दीजिए प्रियंका जी की बातों का। और देश का रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है, आप उस पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। जब मुख्यमंत्री होते थे तब तो वो कहते थे कि देश की सरकारें। प्रियंका जी जवाब ले ले, वरना हम लोग चर्चा करते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री वहां से वापस इंडिया आ जाएंगे। बाकी के और भी लोग हैं, क्योंकि भारत की करेंसी लगातार गिरती चली जा रही है। डॉक्टर धनंजय, मैं एक निवेदन करूंगा, ये पैनल पर और आपके चैनल को देखने वाले लाखों करोड़ों दर्शक ये देख रहे हैं कि जितनी देर बहन बोल रही थी मैंने एक शब्द नहीं बोला, और मैं ये निवेदन करता हूं उनसे, करबद्ध प्रार्थना करता हूं
कि मैं सिलसिलेवार और बिंदुवार जवाब दे रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि बीच में मत बोलिए। शुरू हो जाइए। उनका सवाल बांग्लादेश पे था। बांग्लादेश पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कोई विरोध दर्ज कराया? क्या वहां के हिंदुओं के प्रति कोई सवाल पे सवाल पूछ रहे देखिए हैं। हम क्या सत्ता में बैठे हुए हम प्रधानमंत्री हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बच्चों जैसा क्या क्वेश्चन बेवकूफी की बात कर रही हैं आप? क्या राहुल साहब बातें कर रही हैं आप? यही सुनना चाहती हैं आप? मैं शांति साहब को जवाब देना चाहता हूँ, आप बीच में बोल दिया जा रही है। आपकी जो क्या भाषा तमाशा है है इतनी देर से आप ये जो संत बन के बैठे हैं वैसे आपकी क्या भाषा तमाशा साफ है? निकल कर क्या आ रही है। तमाशा है? या तो आपका एंकर आप चरित्र एंकरिंग ऐसा छोड़ है दीजिए कि महिलाओं या को प्रियंका आपको बोल के निकल प्रियंका को जाएंगे। एंकर बना दीजिए। अरे भाई ये कांग्रेस के आपका बदतमीज चरित्र ही प्रवक्ताओं को ऐसा बुला है। लेते हैं आप आपका बिना चरित्र मतलब दादा का। छक्का नहीं है तो मुक्का लगा के इट्स बैठते हैं वेरी आप। इडियोटिक। इट्स वेरी इडियोटिक। इट्स वेरी इडियोटिक। जयंत कृष्णा जी हमारे साथ, मुझे लगता है बाकी के 3 मेहमान और बैठे हैं, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जब संसद नहीं बच पा रही है, जब संसद नहीं बच पा रही है, जहां पर नीति निर्धारण के लिए देश भर के तमाम माननीय पहुंचते हैं, जब संसद नहीं बच पा रही है तो फिर चैनल कैसे बच पाएगा? मैं जयंत कृष्णा जी के पास चलूंगा। जयंत कृष्णा साहब, ये जो बैठक है, क्राउन प्रिंस से मुलाकात होनी है, कूटनीति है, आखिर क्या संकेत निकल कर आ सकते हैं? क्यों ये जरूरी है? और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका क्या संकेत जाने वाला है? आपसे सवाल जयंत जी। देखिए, जब से बीजेपी पावर में आई है 2014 से, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमारे खाड़ी के जो देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं, उनसे बारी बारी से रिश्ते मजबूत किए हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, ऐसे कई से मुल्कों से हमारे संबंधों में और इजाफा हुआ है, सुधार हुआ है। तो उसी की एक कड़ी हमें देखनी चाहिए कुवैत के बारे में। मैं मणिपुर और उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। जरूर प्रधानमंत्री को वहां भी जाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मणिपुर में प्रॉब्लम है तो हम बाकी सब चीजों पे, विदेश नीति को और वहां की सब डेवलपमेंट्स को ताक पे रख दें। वो दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक रिलेशनशिप है कुवैत के साथ में। हम वहाँ से क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं और जो एलपीजी गैस है उसको भी इंपोर्ट करते हैं। और कुवैत के लिए तो हम टॉप के 2-3 कंट्रीज जिससे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है उसमें भारत का एक स्थान है। और हमें अपनी ऑयल डिपेंडेंस किस तरह से, जो हम ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं उसके दामों में कमी हो, और हम किस तरह से उसको और पूरे रैशनलाइज करें ऑयल इंपोर्ट्स को, उस सिलसिले में कुवैत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है। और ये जो मीटिंग हो रही है, ये वहाँ पे आमिर ऑफ कुवैत के साथ में और उसके साथ साथ जो क्राउन प्रिंस है, उन दोनों के साथ है, मीटिंग्स हो रही हैं। और डेलीगेशन लेवल टॉक्स वो अलग से हैं, वो भी बात हो रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो अभी तक ज़्यादातर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन और हेल्थ और इन एरिया से हमारी रिलेशनशिप जो कन्फाइंड इन्हीं सब एरियाज में थी, कुछ काउंसलर मैटर्स पे भी थी, वो अब बढ़ के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी उनके साथ करें, या कुछ एक किस तरह से कुछ तरह से कोई एक गठबंधन करें जिससे हमारे कुवैत के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में और इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स कुवैत में बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भारत से कुवैत जो है वो भारत से बहुत सीख सकता है, और हमारी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस वहां बन सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम किस तरह से, जो सॉफ्टवेयर का एरिया है उसमें हम, उसकी जो टोटल आउटसोर्सिंग होती है दुनिया भर में, उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, जो आधे से भी ज्यादा है, वो भारत के कब्जे में, भारत ने उस पर अधिकार अपना जमाया हुआ है। बिल्कुल जमाया हुआ है। और कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय अगर कोई है तो भारतीय है, इसलिए वहां पर जो 10 लाख लोग, जी, 10 लाख लोग हैं जो इंडियन डायस्पोरा के, जो कुवैत में हैं। और प्रधानमंत्री की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिस भी वो कंट्री में जाएं, वहां से एक मेजर डायलॉग स्टैब्लिश करें उन इंडियंस के साथ में। तो इंडियन डायस्पोरा जो वहां का है, जो करीब 1 मिलियन या 10 लाख लोगों का है, उनसे भी वो एक विशेष मुलाकात करेंगे। वो शिविर, जो श्रमिक शिविर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि कुवैत में हैं भारत के, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं। और यही कारण है कि 43 साल बाद अगर प्रधानमंत्री, भारत का कोई प्रधानमंत्री जा रहा है तो प्रवासी भारतीय किस तरीके से उत्साहित हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको। मैं अमिता देसाई, हमारे मोदी जी के वहाँ से, स्टेट गुजरात से हूँ। ऐसे हम यहाँ 29 ईयर्स से है कुवैत में। सो हमारी कर्मभूमि कुवैत है, मगर जन्मभूमि हमारी भारत देश है। हाँ, मैं जरूर पढ़ के सुनाऊंगी।
मैंने मेरे प्यारे मोदी जी के लिए लिखी है। नमो नमो। सारे भारतीय दे रहे हैं प्यार दुआएं, नमो तेरे सम्मान में। सजदे पढ़ते प्रार्थना करते, नमो तेरे सम्मान में। सत्यमेव जयते याद है हमको, तू दिखा दे सारे जग को। झुक जाएगी सारी कायनात तेरे सामने, नमो तेरे सम्मान में। मांग ले हमसे साथ तू जितना, जितनी सांसें इतना काम। साथ निभाया है साथ निभाएंगे 7 जन्म तक, नमो तेरे प्यार में। हुए नतमस्तक देख काम तेरा, सबकी जुबा पे है बस नाम तेरा। आ रहा है नया सवेरा, नमो तेरे सम्मान में। वेलकम मोदी जी। प्रियंकी जी कुछ कहेंगी? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, बात चल रही थी यहाँ तेल और गैस की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दौरे के बाद हिंदुस्तान में जो 2 दिन का दौरा है 22 के बाद 23 के बाद जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे तो हिंदुस्तान में तेल के प्राइस और गैस के प्राइस पूरी तरीके से घट जाएंगे और आम आदमी की पहुंच से और उनकी जेब से जो अतिरिक्त बोझ होगा वो हल्का हो जाएगा। उम्मीद ये भी करती थी कि भारत के जब वहां पर 40 लोग जलकर मर गए थे तो भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें सिर्फ 2-2 लाख रुपए की अनुदान राशि की थी। मैं उम्मीद करती थी कि हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सारी चीजें हैं तो उन्हें एक सम्मानित जो है अनुदान राशि मिलनी चाहिए थी। उम्मीद ये मैं करती थी कि भारत में जिस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसान बैठा हो बॉर्डर पे, चाहे वो भूख हड़ताल कर रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में बच्चे जो है लोक सेवा आयोग जो चयन होता है उसके सामने प्रदर्शन कर रहे हों, चाहे पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो बोला गया उसको लेकर, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई हो, मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी वापस आकर पूरी तरीके से मनोज जी कुछ बातों का जवाब मैं देना चाहूंगा। आप ही के पास आऊंगा, प्लीज अलाउ मी टू कम इन। आप ही के पास आकाश जी दे दीजिए। जी जी, सबसे पहले कांग्रेस का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अपनी बहन को बताना चाहूंगा, डॉलर के प्राइस जो गिर रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं और रुपया जो कमजोर हो रहा है उससे किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कमजोरी नहीं झलकती। ये मैं क्लियर कर दूं। ये मोदी जी को सुन लेते हैं। मैडम मुझे बोलने तो दीजिए। मैडम मैं तो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं। आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। आप मुझे प्लीज क्लैरिफाई करने दीजिए। Listen to Prime Minister of I have India. listened to you sufficiently, but please listen to me also. Please listen to the people of India. I'm from the public. Please listen to me. Now, what happens is, thrice US has reduced rates of interest. Because they have reduced rates of interest and Donald Trump is going to join their takeover on 20th of January. That's why flight of capital is happening from everywhere in the world. तो उस वजह से डॉलर के प्राइस जो है बढ़े हैं, रुपया कमजोर हुआ है, तो इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहां से आपको कमजोर होती दिख गई, मुझे नहीं समझ आ रहा। दूसरी बात, दूसरा आपने हिंदी में बता 2014 में थे नहीं, वरना प्रधानमंत्री जी को जरूर समझाते। This is happening internationally. This is not India fault. Madam, plus let me tell you, as far as crude oil is concerned, let me tell you the figures. How this is important for us. We have to run our vehicles. आपको भी गाड़ी चलानी है, मुझे भी गाड़ी चलानी है। अगर पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो ना आपकी गाड़ी चलेगी मेरी बहन, ना मेरी चल पाएगी। So that's important. पेट्रोल डीजल क्यों नहीं आएगा भाई साहब? नहीं क्यों नहीं आएगा भाई साहब? तो उसके साथ रिलेशन रखने जरूरी है ना। क्यों नहीं आएगा पेट्रोल डीजल भाई साहब? रेट कौन सा? मतलब आप डरा रहे हैं आप उठा के सबको। रेट आप डरा रहे हैं जो लोग कार चला रहे हैं उनको। अरे क्या बातें कर रहे हैं साहब आप? OPEC प्लस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो रेट फिक्स करती है। अब ऐसा ना हो कि कार चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाए। मुझे लग रहा है कि होने वाला है, आपने श्रीलंका का वक्त होने वाला है। आप दोनों जिस तरीके से कार चला रहे हैं एक्सीडेंट होने वाला है। क्या भूल गई है? श्रीलंका का वक्त आपको याद दिलाऊं? आज जो बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत है, तो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अगर? मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी का पता क्या हाल है आज? बांग्लादेश की बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो भी हाल हो, हम इकोनॉमी की तो आपको बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो हाल उसके लिए बांग्लादेश रिस्पांसिबल है। जीडीपी और वहाँ अगर किसी की नाइंसाफी होती है तो हमारे बोलने का अधिकार है कि जवाब दे दीजिए। 2023-24 में क्या कोई एक इकोनॉमी है जिसे 8.2% जीडीपी ग्रोथ चाहिए? बस ये बता दीजिए, मैं सारी बातें आपकी मान लूंगा। आपके सामने 8.2%। अरे आपको 2023-24 का डेटा दिया है मैंने। चलो अभी की ले लेते हैं, अभी की ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं ना। अभी का डेटा है ये मैंने कब का डेटा दिया आपको?
ये मैंने आपको 40 साल पुराना डेटा नहीं दिया मैडम, दिस इज द करंट डेटा। कैन यू नेम एनी प्रियंका जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको आप भारतीय जनता पार्टी का नेता भर मान रही हैं। नेता भर मान नहीं है, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश का प्रधानमंत्री जब कहीं जाता है तो वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो कांग्रेस बीजेपी या किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता है। और जितने भी तमाम मुस्लिम देशों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिले हैं वो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता के तौर पर नहीं मिले हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मिले। हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सारी बातें गलत हैं। हो सकता है कि आप एक गिलास के तौर पर देखें कि गिलास आधा खाली है, कुछ बोलते हैं गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा देश की इकोनॉमी, देश की नीति ऊपर भी देखना चाहिए। आकाश जी, डॉक्टर धनंजय जी को मैं लेके आना चाहता हूँ। डॉक्टर धनंजय जी, डॉक्टर आकाश जी, आप अर्थशास्त्री हैं, मैं आपको रोकूंगा। पैड पहन के और बैट लेकर धनंजय जी तैयार बैठे कि भाई मेरी तो बारी आए। पहले धनंजय जी जवाब दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। 20 साल पहले कौन तय करता था? मैं एक बात का निवेदन करूंगा, मैं चैनल पर और एंकर पर दोनों पर सवाल उठाता हूं बहुत सम्मान के साथ जी। कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि आप जवाब दीजिए और बीच में कोई बोलता है तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको रोकिए। प्रियंका जी, थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा। चलिए बोल लीजिए, आप नहीं बोलेंगे, बोल लीजिए। देखिए, अगर कांग्रेस कान खोल के सुन पाती तो वो जो कुवैत में खड़ी महिला बता रही है कि पूरी कायनात में आज नरेंद्र मोदी का जिस तरह से गुंजायमान स्वर है, नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी जिस नेशन को जिस ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, और देखिए यही गलत बात। या तो आप प्रियंका जी से बात कर लीजिए, आप प्लीज प्रियंका जी से बात कर लीजिए। ये बंद बुद्धि बालक की पार्टी की प्रवक्ता से ही आप बात कर लीजिए प्लीज। आप कभी बोला बीच में, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप पावर में, आप कांग्रेस में हैं, खुद भी बोलते चले जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स को भी टोकेंगी, ये हमको भी टोकेंगी, एंकर को भी टोकेंगी, ये सबको टोकेंगी। तो आप इन्हीं से एंकरिंग करा लीजिए। प्रियंका जी थोड़ा सा डॉक्टर धनंजय जी को मौका दे दीजिए, थोड़ा सा मौका दे दीजिए, थोड़ा सा इनको मौका दे दीजिए। इनकी बात कम से कम 1-1.5 मिनट पूरी हो जाने दीजिए ना, 1-1.5 मिनट पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। डॉक्टर धनंजय, देखिए ये कांग्रेस के संस्कार में, फायदा मिलेगा देश की जनता को। मैंने पूछा कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, गैस के दाम कम होंगे, आप बता दीजिए, बैठ कर सवाल जवाब दीजिए। धनंजय जी, और अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना होगा तो वो भी बता दीजिए कि इसके बाद तुरंत अडानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने होंगे, वो भी बताइए देश की जनता को। क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 10 सालों में, जहां जहां प्रधानमंत्री जी के उसके बाद चलेगी। प्रियंका जी, संसद भी नहीं चलेगी और चैनल भी नहीं चलेगा क्या? एक बार थोड़ा बोलने दीजिए। संसद कौन नहीं चलाना चाहता? संसद कौन नहीं चलाना चाहता? ये भी तो देखिए ना, कितनी फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के अंदर। मतलब कुछ ऐसा तो होना कि लोगों को समझ में आए कि बात क्या हो रही है। चर्चा, आपकी भी बात देखिए, जब शोर होगा तो आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी, डॉक्टर धनंजय की बात भी समझ में नहीं आएगी, और आकाश जिंदल साहब ने तो हथियार ही डाल दिए, वो चुपचाप बैठ गया। वो सिर्फ मुझे लगता है कि सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। डॉक्टर धनंजय, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर जहर इतना भर गया है कि कांग्रेस से नाक भी अब डर गया है। एक दिन आप सुनेंगे कि किसी कांग्रेसी के डर से नाक मर गया। कितना जहर भर गया है कांग्रेस के अंदर, कितना दुश्मन कर रही है, कितनी जहरीली हो गई है कांग्रेस, कितनी जहरीली हो गई है पार्टी, सुनने को नहीं तैयार है। और इस देश की जनता ने खारिज किया जा रहा है, खारिज कर रही है देश की जनता, फिर भी आप नहीं सुनने को तैयार है। कितनी पर बदतमीजी किए जा रही है। कांग्रेस में कितना जहर भर गया है भाई, कितनी कुत्सित मानसिकता हो गई है, कितनी गिरी हुई घटिया सोच हो गई है कांग्रेस की। आपको देश की जनता लगातार लताड़े जा रही है, लगातार नकारे जा रही है, लगातार दुत्कारे जा रहे, लगातार आपको गिराए जा रही है। हरियाणा में जवाब दिया, महाराष्ट्र में जवाब दिया, 3 बार चुनाव में आपको पछाड़ दिया, फिर भी आप सुनने को नहीं तैयार है। अरे आप तो समझिए कि देश आपको कह रहा है कि सोनिया सोरेन के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये बतलाओ कि सोनिया सोरेन के बीच में क्या रिश्ता है, ये बतलाओ। में एक बार रिवाइंड करके पूरी डिबेट देखिएगा। आपने एक भी शब्द मुद्दे पर नहीं बोला, इधर उधर की बातें करते रहे पूरी डिबेट में।
आप बहन पूरी डिबेट में एक आदमी, एक महिला आई जिसने पूरी बदतमीजी की और उसने इकोनॉमिस्ट को पूछा कि अगर आप इकोनॉमिस्ट है, उसने एंकर से कहा कि क्या आप एंकर है, उसने प्रवक्ता से पूछा क्या प्रवक्ता है, यानी कि सारा सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से ही बनता है। अच्छा प्रियंका जी, एक बात बोलूं, प्रियंका जी आप मुस्कुरा रही है, प्रियंका जी आप मुस्कुरा रही है क्योंकि आपका मकसद हल हो रहा है, आप मुस्कुरा रही हैं, आपका मकसद हल हो रहा है। अब तो बोलने दीजिए, अब तो बोले, देखिए संसद में जब हंगामा हो जाता है, संसद स्थगित हो जाती है, तो बाहर आकर जैसे राहुल गांधी मुस्कुरा रहे होते हैं ना, ठीक वैसे ही आप मुस्कुरा रही है। मुझे लगता है डॉक्टर धनंजय, कांग्रेस सच से शर्मसार हो जाती है, सच के सामने कांग्रेस शर्मसार हो जाती है। वो सोनिया सोरेन और सच इनको शर्मसार इतना कर देता है कि कांग्रेस ये चाहते हैं कि ना बोले, कोई ना बोले, लेकिन इस देश की जनता तो सब जानती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, इसलिए कांग्रेस को पब्लिक स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। इसलिए कांग्रेस को पब्लिक ने दुत्कार दिया है, धिक्कार दिया है, ललकार दिया है, भगा दिया है, और इसलिए चाहते हैं कि चुप कराए। लेकिन आप किस किस को चुप कराइएगा बहन? कांग्रेस से कितने कुत्सित काले कारनामों को आप बंद करा पाइएगा? कांग्रेस की काले कारनामों को कहां छुपा पाइएगा? कांग्रेस के दाग, कांग्रेस पर दाग इतने काले हैं कि काला कौवा भी शर्माए खड़ा है। डॉक्टर धनंजय, 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 आप भले ही प्रियंका जी को बेवकूफ कह रहे हो, लेकिन प्रियंका जी बेवकूफ नहीं है, बहुत स्मार्ट प्रवक्ता है, बहुत स्मार्ट स्पोक्समैन है। क्योंकि जब चर्चा चल रही है तो प्रियंका जी ने सोचा कि इतना रायता फैला दो कि मुद्दे की बात पर चर्चा हो ना, और तमाम ऐसे विषय निकल कर आ जाए, तमाम ऐसे विषय निकल कर आ जाए कि पूरी चर्चा हो नहीं पाए। मैं जयंत जी के पास चलूंगा, जयंत जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि भारत मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, और नेपाल भी, भले हिंदू राष्ट्र है लेकिन नेपाल भी धीरे धीरे कई संकेत भारत के खिलाफ दे रहा है। चाइना और पाकिस्तान बैठकर खेल रहे हैं। ऐसे में खाड़ी देशों की यात्रा, खाड़ी देशों से संबंध बनाना, चाहे वो व्यापारिक हो, रिश्ते को लेकर, और एक संकेत भी दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि शांत, सुरक्षा और शांति के लिए हमेशा कुवैत अग्रणी रहा है। ये रणनीति, ये कूटनीति कैसी तब जबकि तमाम मुस्लिम देश इंतजार कर रहे हैं भारत का किस तरीके से विरोध किया जाए, क्योंकि जो D8 अभी मीटिंग हुई है मुस्लिम देशों की, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब भारत में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो तमाम मुस्लिम देशों को वो अपने साथ लेना चाहते हैं भारत के खिलाफ। आपकी राय? देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हर तरह से हम जानते हैं कि वो एक फेल्ड कंट्री के रूप में उसकी शख्सियत सामने आई है पूरी दुनिया के सामने। ना उनकी इकॉनमी ठीक चल रही है, ना उनका सोशल जो सेटअप है वो भी काफ़ी स्ट्रेन में है। तो पाकिस्तान की तो जितनी कम बात करी जाए उतना ही अच्छा है। भारत कितना भी कोशिश करे पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने का, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। बांग्लादेश ज़रूर एक थोड़ा सा एक दुखी करने वाला बात है, बिकॉज बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, और अभी जब से सत्ता में परिवर्तन हुआ है और कुछ अराजकता वाले जो तत्व हैं उन्होंने काफ़ी अपना एक वॉइस काफ़ी सामने लाके और कुछ माइनॉरिटीज़ पे वहाँ पर और कुछ वो हमले करे हैं और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। तो वो एक अपने आप में उससे थोड़ा सा रिश्तों में स्ट्रेन ज़रूर आया है। और चाइना से भी बात चल रही है, ऐसा नहीं है। कई चीज़ों में अभी हाल की पिछले महीने में ही जो चाइना से डिस्कशन चल रहे हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, बट कोई ऐसा रेडिकल इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन इंक्रीमेंटल चीज़ें जो हैं, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो या बाकी चीज़ें हो, उसमें कुछ आगे बात चल रही है और होना भी चाहिए। भारत और चाइना को, मेरा तो बहुत मानना है कि अपने रिश्तों में सुधार करना चाहिए, बिकॉज ये आने वाले समय में, चाइना तो ऑलरेडी सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, भारत भी 3-4 साल के अंदर ही थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। और भारत को भी बहुत चाइना से सीखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है भारत और चाइना को चाइना के साथ इकोनॉमिक जो आर्थिक इंटीग्रेशन है उस दिशा में भी काम करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो इसलिए जो खाड़ी देश हैं और जो गल्फ कंट्रीज हैं उससे रिलेशनशिप भारत की इम्प्रूव हो, ये बहुत ज़रूरी है।
है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो आप मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान को बहुत सीरियसली लेते हैं, वो ऐसा लगता नहीं है। और हर करीब हर देश से, गल्फ कंट्री से भारत के रिश्तों में बराबर सुधार हुआ है पिछले कई सालों में। और इससे, जिससे हमारा जो व्यापार है बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं, उन सब में सुधार हुआ है। तो ये उसी एक पहल का एक नई कड़ी है जो कुवैत के साथ इतने सालों बाद, करीब 43 इयर्स के बाद प्रधानमंत्री भारत के वहां जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाला मोदी कार्यक्रम बस अब शुरू होने जा रहा है, उसके पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं। एक बार हम उन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, वो तमाम तस्वीरें जो इस वक्त वहीं से आ रही हैं। With our dance performance. So Prime Minister Modi is going to come and give speech very soon now. Your thoughts, how excited was the whole movement? Like you all performed as well. Yes. How was the mood? It feels very, we feel so honored to be here first of all. We are so grateful for getting this opportunity, and right now we feel so proud right now, and we are really excited to meet the Prime Minister. मैं आकाश जिंदल के पास चलूंगा। आकाश जी, जिस बात की चिंता प्रियंका जी कर रही थी कि रुपए की स्थिति लगातार गिर रही है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर की स्थिति को आप समझ ही रहे हैं, और आने वाले समय में ये संकेत भी आ रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो सकता है, कच्चा तेल महंगा हो सकता है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कुवैत 6वां ऐसा राष्ट्र है जो भारत को कच्चा तेल उपलब्ध कराता है। इन परिस्थितियों में आप क्या मानते हैं? मनोज जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन जी। अब मैं अपनी बहन से ये हाथ नहीं, बहन का नाम, बहन को बीच में मत लाइएगा, बहन को बीच में लाइएगा तो फिर आप बोल मत पाइएगा। बहन आप भूल जाइए, आप बहन को भूल जाइए, बहन को मत छेड़िएगा, बहन को बीच में लाइएगा तो आप बोल नहीं पाइएगा। अभी देख लीजिए, अभी भूलने की बात हो रही है। ही इज नॉट अलाउइंग मी टू स्पीक नाउ आल्सो। मैं बहन से अलग से बात करूंगा, आप बताइए। मैंने आपको कच्चे तेल के बात में करिए, आप कच्चे तेल की बात कीजिए। सबसे पहला आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है। आज जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की संभावना बिल्कुल सही जा रहे हैं। 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप ज्वाइन करेंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और जब टैरिफ वॉर होगी तो क्रूड ऑयल और भी उछल सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी, बहुत अपॉर्चुनिटी था। मैं तो सैल्यूट करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने इस समय कुवैत का दौरा किया। मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए हमारे टाई अप्स भी चलते रहे और क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है प्रॉपर चलती रहे। क्रूड ऑयल की सप्लाई किस किस कंट्री में कब कब रुकी है, जब आप कहेंगे मैं डेटा दे दूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो क्रूड ऑयल की प्रॉपर सप्लाई होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर है कुवैत। दूसरी बात यहां रखी गई थी कि डॉलर रुपी की, डॉलर रुपी में जो डॉलर बढ़ा है महज एक टेक्निकल इशू है, उससे कहीं पे कहीं ये इंडिकेशन नहीं आती कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो गई है। यूएस ने 3 बार लगातार, आकाश जी आप ये बोल रहे हैं, लेकिन जब रुपए का अवमूल्यन होता था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर आती थी, धनंजय जी की पार्टी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीछे पड़ जाती थी कि बोले साहब रुपया गिर गया, प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर पहुंच गया। जी, मैं उसी का जवाब देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। आज की परिस्थितियों को देखिए, आज की परिस्थितियां क्या है। 3 बार यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया। आप तो इकोनॉमी की भी अच्छी समझ रखते हैं मनोज जी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से क्या हुआ है, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो पैसा और कंट्रीज में लगा होता है, और ये हिंदुस्तानी रुपए के साथ नहीं हुआ, और इकोनॉमीज के साथ भी हुआ है, वो वापस यूएस गया है। जब भी डॉलर यहां से फ्लाई आउट करेगा तो रुपी में जो है टेम्पररी कमजोरी आएगी, बट उसकी वजह से हिंदुस्तानी इकोनॉमी को कमजोर मान लेना मेरे हिसाब से सही इकोनॉमिक्स नहीं होगी। तीसरी बात, अब यहां मैं बिल्कुल अपनी बहन को एड्रेस करना चाहूंगा। इन्होंने कहा था जीडीपी ग्रोथ, छोड़ जाइए ना, याद प्रियंका जी आपको तुरंत फिर अर्थव्यवस्था समझाने लगेगी तो आपको दिक्कत होगी। इन्होंने मुझे एक बात कही थी जीडीपी ग्रोथ की, मैं इनको पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं 8.2% जीडीपी ग्रोथ पिछले साल में कौन सी इकोनॉमी है, अपनी पसंद की इकोनॉमी बता दें। मैं इनके सामने पूरे जो है नम्रता के साथ कह रहा हूं, जो मैं आपको पूछने नहीं दूंगा, मैं आपको अभी पूछने नहीं दूंगा। पहले मैं डॉक्टर धनंजय जी के पास जाऊंगा, प्रियंका जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। धनंजय जी आप बोल नहीं पाए, कुछ तो बोलिए पहले। आप अगर बोलने देंगी, अगर पहले हमारी बहन फिर वही गलती जो आकाश जिंदल साहब कर रहे थे फिर आप कर रहे हैं। आप भूल जाइए कि बहन बैठी है, आप अपनी बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए, यात्रा की बात कीजिए, आर्थिक नीतियों की बात। मनोज जी देखिए, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हम लोग एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, लेकिन भारत हम सबका है और सबका बराबर का है।
अगर मैं कह रहा था, युधिष्ठिर ने कहा था महाभारत में पंचाधिकम शतम, अगर हम किसी विदेश के देश की बात कर रहे हैं, विदेशी धरती की बात करें, तो हम सब भारतीय एक हैं। अगर इस मन से अगर हम बात नहीं कर पाएंगे तो हम मुल्क के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आज अगर कुवैत में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है तो सिर्फ मोदी जी की प्रशंसा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान कर रहा है। आज जीसीसी का अध्यक्ष है कुवैत, वहां पर अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो भारत की इकोनॉमी जिस ढंग से मजबूत होते जा रही है और जिस ढंग से बल मिलता जा रहा है, जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बने और तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा, तो रुपये में ट्रेड शुरू हुआ है। तो रुपये में ट्रेड शुरू होने के कारण भी कई देशों से हमारे रुपये में व्यापार हो रहा है। दूसरी बात, अगर पेट्रोल की डीजल की बात करें तो 36 रुपए 2004 में था जब हमारी सरकार गई थी, और 76 रुपए हो गया 2014 में जब हमारी सरकार वापस आई, यानी कि 220% का ग्रोथ आया। आज 96 रुपए यानी कि मात्र 33% का ग्रोथ आया। तो महंगाई कब कितनी थी ये देश की जनता को तय कर लेना। फॉरेन रिजर्व $702 बिलियन यानी कि ऑल टाइम हाई है आज के डेट में। और जिस तरह से मन से लेकर मून तक कुवैत के अमीर के साथ जिस तरह से बैठकें हो रही है, 43 सालों के बाद प्रधानमंत्री जा रहा है, और देश तमाम गल्फ के देशों में जिस तरह से हमारे और दुनिया के सारे मुल्कों में जिस तरह से हमारे संबंध ठीक हुए हैं, या जिस तरह से हमारे संबंध स्ट्रेंथन हुए, मजबूत हुए। आज रसिया के साथ भी हम इक्वल फुटिंग पे बात करें, अमेरिका के साथ भी इक्वल फुटिंग पे है, हम वही इजराइल के साथ भी है। तो जिस तरह से भारत का सम्मान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो खुद कहते हैं कि आज दुनिया से जो सम्मान मिल रहा है 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, किसी एक व्यक्ति का 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान, ऑल टाइम हाई। प्रियंका जी, मैदान आपके हवाले। देखिए, मैं समझती हूँ कि सम्मान होना ये हमारा अधिकार है। मैंने पहले भी कहा कि भारत एक बड़ा बाजार है, भारत सबकी जरूरत है। आज ऐसा नहीं है कि भारत की सबको जरूरत है, भारत अपने आप में वाकई शक्तिशाली है। 140 करोड़ जनता है यहाँ पर, यहाँ की जमीन फर्टाइल है, हम यहाँ पर अनाज उगा सकते हैं जो वो नहीं उगा सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो संबंध है, चाहे सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, वाणिज्य हो, वो आज से नहीं मजबूत है, वो बहुत पहले से मजबूत है और हम उसका सम्मान करते हैं। परंतु हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है तो उसके बाद देश की जनता को क्या लाभ मिलता है। देश की जनता लगातार विश्व की सबसे महंगी एलपीजी खरीद रही है, महंगा पेट्रोल खरीद रही है, जबकि क्रूड ऑयल के दाम जो कम हुए थे तब भी तो सवाल उठता था। क्रूड ऑयल के दाम लगातार घट रहे थे और देश में पेट्रोल के दाम नहीं घट रहे थे। तो सवाल अगर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा तो पेट में दर्द भाजपा के भी होगा और पेट में दर्द भाजपा के सपोर्टर्स को भी होगा। धनंजय जी, आपके पेट में दर्द हो रहा है? और सवाल पूछेंगे नहीं तो विपक्ष का काम क्या है? क्यों जनता बिठाती है विपक्ष को? पर देखिए, मैंने अभी बताया कि अगर इनके शासनकाल में 10 वर्षों में पेट्रोल के दाम 220% बढ़े और पिछले 11 साल में 33% बढ़े, तो 220% ज्यादा होता है कि 33% ज्यादा होता है। इस देश के आम जन को पता है, और इसीलिए इस देश के आम जन कांग्रेस को अगर नकारे जा रहा है, लगातार नकारे जा रहा है, ऑल टाइम फॉरेन रिजर्व सबसे ज्यादा हाई है, तो इस देश की जनता की कमाई है। और कांग्रेस के राज में 12 लाख करोड़ का तो करप्शन कर गए कांग्रेस थे। वो कांग्रेस के काले कारनामों से इस देश की जनता अच्छी तरह वाकिफ है, और उसी काले कारनामों की परिणति है कि कांग्रेस दोबारा आ नहीं पा रही है। कांग्रेस झूठ और फेक फरेब के नैरेटिव को फैला, बाकी की काली पीली बातें हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मुझे लगता है कि इस तमाम परिचर्चा में बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, कई सारे संकेत भी निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में तमाम लोगों ने अपनी बात की, और बात करने के साथ साथ एक संकेत कुवैत से भी निकल कर आया। 43 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री कुवैत पहुंच रहा है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तमाम आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वो किस तरह की चर्चा होगी, वहां से संकेत क्या निकल कर आएंगे देश के प्रधानमंत्री के, वो कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।